नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। दरअसल उत्तराखंड में यशपाल आर्य ने आज नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यक्रम में विधानसभा भवन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया गया। तो वहीं कांग्रेस के 9 विधायक नदारद भी दिखे, जिससे एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो खुलकर सबके सामने आ गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालते ही यशपाल आर्य जो हैं वो एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड के विधानसभा की, जहां पर आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपना पदभार ग्रहण किया है और एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस उत्तराखंड में सिर्फ 19 सीटें ऐसी थीं जहां पर वो खुद को बचा पाई थी, लेकिन अब उन्हीं सीटों पर भी रार दिखाई दे रही है। लगातार विधायकों की नाराजगी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल के बदले जाने के बाद करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाली। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन विधायकों की नाराजगी की वजह यहां पर साफ तौर पर देखने को तब मिली कार्यभार ग्रहण करने के लिए यशपाल आर्य पहुंचते हैं तो वहां पर कई विधायक जो होते हैं कांग्रेस के, वो नदारद दिखाई देते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी भी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस की गुटबाजी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। मनोज फुलारा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल मनोज फुलारा जी आपसे, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या अभी तक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है? बार बार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्यों ये कलह मची हुई है? क्यों एकजुटता आप लोगों के अंदर दिखाई नहीं दे रही? आखिर क्या वजह थी नाराजगी की, जो तकरीबन 9 विधायक जो हैं वो आज नेता प्रतिपक्ष के कार्यग्रहण के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई फैमिली होती है, फैमिली में काफी सारे मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। चीजों को देखने का तरीका अलग अलग होता है, परसेप्शन अलग अलग होते हैं और अपनी बातों को रखने का तरीका अलग अलग होता है। तो कभी कभी बातें नहीं मन पाती, आपस में बातें नहीं मन पाती, बट इसका मतलब आप भी एक अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, नाराजगी। तो नाराजगी का मतलब ये है कि चलो हाँ, मन में अगर नाराजगी है बट दिल में नहीं है। और धीरे धीरे करके देखिए सर, आने वाले समय में जैसे 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी कम होगी। वो क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो मान जाएंगे या उन्हें मना लिया जाएगा। और परिवार में हमेशा ऐसा ही होता आया है सर। देखिए, कांग्रेस एक लोकतंत्र है जहाँ पे लोगों को अपनी बात रखने का हक है और जैसे जैसे चीजें आगे चलेंगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं वो मन लगने लगेगा और कहीं ना कहीं वो फिर से एक सिपाही की तरह, कार्यकर्ता की तरह दोबारा से कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता की आशा जो आने वाले आगामी चुनाव जो हमने देखे हैं उसमें काफी ज्यादा थी, और लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और सिपाही जो हमारे रहे हैं उनकी आशा निराशा में कन्वर्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं फिर से एक जुटता यहाँ पे हमें लानी है और हम लेके आएंगे। क्योंकि आने वाले 5 साल में जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमें देखने को मिले हैं, जो लीडर आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी को आने वाले 5 साल में वहां पहुंचाएगी जहां कांग्रेस को पहुंचना चाहिए। ठीक है सर, पिछले 5 साल भी थे आपके पास, लेकिन नतीजे तो कुछ और ही मिले। सर मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो 1 एमएलए थे हमारे विधानसभा में, लेकिन जब 2002 में हम सत्ता पे आए तो 36 एमएलए हमारे थे। तो जब 1 से 36 हो सकता है और 2017 में हम 11 सीटों पे थे और 2022 में सर हम 19 सीटों पे आए तो 11 से 19 भी हो सकता है। सर देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक कहावत है सर, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर कोशिशें तो लगातार आप लोगों की जारी है, लेकिन ये नौका कब पार होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और जिस तरह से 9 विधायक नाराज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये माना जाए, जो प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल जी कहा करते थे, उनकी नाराजगी भी सामने निकल कर आई थी। उन्होंने कहा था कि उनको जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन एक नाइट वॉचमैन की जिम्मेदारी आप लोगों की तरफ से दी गई थी।
खुलकर तो सामने देखिए उनकी ऐसा नाराजगी आई, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी विरोध देखने को मिले। क्या ये एक मूल वजह है यहाँ पर? देखिए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुडियाल जी को, हाँ, हम मानते हैं कि उनको कम समय मिला, लेकिन उन्होंने उस कम समय में जो काम किया सर, उन्होंने सबको एकजुट बनाया। और आज जो जिस पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन सारे विधायकों के दिल में वो बसे हैं। ऐसा फिर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा फिर कम क्या समय वजह उन्हें थी जो मिला। उनसे इस्तीफा ले लिया? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड से लिया गया है। 5 स्टेट में इलेक्शन के चुनाव, इलेक्शन हुए थे, एंड आफ्टर दैट जब हमें वो रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं हाईकमान का भी एक डिसीजन होता है कि कैन वी चेंज द स्टेट प्रेसिडेंट, कैन वी चेंज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सो दैट जो सड़क से सदन तक की जो बात होती है सर, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या वो और अच्छे से उठ पाएंगे। ठीक है। तो देखिए सर, इस बार भी जो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं करण मेहरा जी के रूप में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन यशपाल आर्या जी के रूप में, या फिर जो उप प्रतिपक्ष बने हैं भुवन सिंह कापड़ी जी के रूप में, मुझे लगता है ये एक अच्छी लीडरशिप है। क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास अनुभव है सर यशपाल आर्या जी के रूप में, दूसरी तरफ हमारे पास युवा है भुवन सिंह कापड़ी जी के रूप में, और संघ स्थल के रूप में हमारे पास करण मेहरा जी हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में डेफिनेटली सर सड़क से सदन तक के जितने मुद्दे होंगे ज्यादा अच्छे से उठ के आएंगे, और हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे आने वाले 2027 में सर। ठीक है, बदलाव की बयार आप लोगों की तरफ से ऐसे चली कि कई जो नेता है वरिष्ठ वो भी यहाँ पर उस बहाव में बहते हुए नजर आए। संजीव वर्मा जी, आपके पास आऊंगा। संजीव जी, आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है? हालांकि अच्छा खासा मौका मिल गया है आप लोगों को एक बार फिर कांग्रेस पर कटाक्ष करने के लिए। राजेश जी, देखिए, हमको कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। ये किसको स्वीकार करते हैं, किसको अस्वीकार करते हैं, किसको सतह पर लेके जाते हैं और किसको क्या करते हैं, ये सारा आउटलुक इनका अपना है। किंतु पूरा एपिसोड में जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जो इनकी अंतर कला थी, जो सतह पर आज देखने को मिल रही है। हम एक लंबे अरसे से लगातार बोलते आ रहे थे कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है। आज वह सड़कों पर आम जनता देख रही है। जिस प्रकार से कल इनके कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री महाराज जी का मंच के ऊपर ही उनके कांग्रेस पार्टी के जो कुछ बड़े नेता थे, उनके द्वारा ही एक तरह से बहुत मैं सोचता हूँ कि उत्साह का जिसमें दूर दूर तक कोई स्थान था नहीं। ऐसे वातावरण में उनका स्वागत होना, जहां पर आपके 12 विधायक पिक्चर से गायब थे, जहां पर आपके जो यशपाल आर्य जी जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उनके ऊपर और बहुत ही निचले स्तर की छीटाकशी मंच के ऊपर होती है, और जिनको कांग्रेस का भगोड़ा तक उस मंच पर बोला जाता हो, और साथ ही कहा कि ये मतलब परस्त है। और जिस समय ये 2016 में कांग्रेस से गए थे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त तानाशाही का माहौल है और हमारा दम घुट रहा था। इस कारण से हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और माननीय मोदी जी की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुए। और किंतु आज पूरे 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रहे, मंत्री पद लिया, सत्ता का सुख भोगा। उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जैसे इन लोगों की वापसी हुई, मैं सोचता हूँ जो सबसे बड़ा आज कांग्रेस के अंदर जो विरोध है वो यशपाल आर्य जी का विरोध है। लोगों ने, आपके कार्यकर्ताओं ने बहुत अमर्यादित तरीके से इनका जो अपमान किया वहां पर, मैं सोचता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रथा बन गई है, आप लोग अपनी कोई भी बुरे से बुरी बातों को छुपाने के लिए
अनुशासनहीनता को छुपाने के लिए उसको आंतरिक लोकतंत्र का नाम जो देते हैं, मैं सोचता हूँ एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार निस्तर बूथ की ओर अग्रसर है, डूबता हुआ जहाज है, मैं सोचता हूँ कोई भी क्षण कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ 3 फाड़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लगभग ज्यादा से ज्यादा जो विधायक, उन्होंने अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया कि आप हमारी सीट से आके लड़िए, आपके लिए हम अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस के भी बहुत बड़ी संख्या में आपके विधायक लगातार कह रहे हैं आप हमारी सीट से चुनाव लड़िए, हम आपके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन जो नाराजगी विधायकों के अंदर देखने को मिल रही है और जो डर कांग्रेस को चुनाव से पहले सता रहा था, माफ कीजिए, चुनाव होने के बाद, मतगणना से पहले, नतीजों से पहले जो डर कांग्रेस के अंदर था कि कहीं ऐसा ना हो सेंधमारी हो जाए, बाड़ेबंदी हो जाए, चलिए उसकी जरूरत तो आपको नहीं पड़ी, बहुमत के साथ आप लोग आकर बैठ भी गए, लेकिन क्या वो तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल सकती है? क्या जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस आते हैं नाराजगी की वजह से आपकी विचारधारा से प्रभावित होती है, कोई बड़ा फैसला यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ले सकते हैं? क्या चल रहा है आपके अंदर खाने में? राजेश जी, मेरे से पूछा आपने? जी, आपसे ही सवाल है। हाँ राजेश जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति है, मैं सोचता हूँ किसी भी क्षण जिस तरह से कांग्रेस के कुछ विधायक सीधे सीधे अपने हाईकमान के ऊपर आक्षेप और आरोप लगा चुके हैं, हाईकमान के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि आपने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारे अधिकारों का हनन किया, जूनियर को की पोस्ट से नवाजा और जो सीनियर विधायक हैं उनको संजीव वर्मा फांसी पे लेने का संजीव वर्मा जी, कहीं दर्द होता है तो दवा की जरूरत पड़ती है और मेरे ख्याल से बीजेपी तो दवा अपने साथ लेकर घूमती है, तो ऐसा ना हो वो दवा आपके पास हो जो उनके विधायकों का दर्द है। चल देखिए, दर्द और दवा ये तो आने वाला वक्त इस चीज का निर्णय करेगा। मैं सोचता हूँ अभी इस विषय में कोई टिप्पणी करना शायद जल्दबाजी होगी। चलिए ठीक है। मनोज फुलारा जी, गंभीर आरोप है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस को तो डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं, यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है, डूबता हुआ जहाज है, कौन सवार होगा, यही वजह है, विधायक नाराज हैं, छोड़ कर जा रहे हैं उस जहाज को। जाहिर सी बात है, कोई डूबना क्यों चाहेगा? इस तरह के गंभीर आरोप हैं संजीव वर्मा जी। हाँ सर, मैंने बिल्कुल अभी सुना संजीव वर्मा जी ने एक ही सांस में बहुत कुछ बोल दिया सर, बट मैं इन्हें पहले कहना चाहता हूँ जिनके खुद के घर शीशे के हों, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सर मैं इसको थोड़ा सा याद दिला दूं, इनके खुद के मदन कौशिक जी पे जो गुटबाजी चल रही थी, शायद वो से पूछे है ना, और ये इन्हें बोलिए कि पहले आप खुद के स्टेट प्रेसिडेंट बना लीजिए, फिर गौतम जी आए हैं, बेचारे प्रभारी आए हैं, उनसे काम करवा लीजिए थोड़ा सा। दूसरा मैं आता हूँ सर, आपने जो प्रश्न पूछा कि गाँव से विधायक जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ना है सर ऐसा। ये संजीव जी का ही सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज, उनका ही कहना है। देखिए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कांग्रेस कोई डूबता हुआ जहाज नहीं है, आप देखिएगा आने वाले में। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से गुटबाजी नाराजगी की बात चल रही है, हर किसी ने सिर्फ अपनी मन की बात रखी है, और मन की बात सुनना एक बड़ी पार्टी का हक होता है, और हम मन की बात सुनना, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना सर, मन की बात रखिए, लेकिन नदारद रहेंगे, वहां पहुंचेंगे नहीं, तो इसके मायने तो यही लगाए जाएंगे। आपकी पार्टी है, पार्टी फोरम पर आकर नाराजगी जाहिर कीजिए, बात रखिए, लेकिन नहीं आना तो इस तरह के आरोपों को बल मिल ही जाता है। सर मुझे भी याद है, मैं भी उस समारोह में था जब विधायक थे 19 में से, आप मोस्टली 8 प्रेजेंट थे, 8 या 9 प्रेजेंट थे, मैं भी वहीं पे था। लेकिन सर देखिए काफी ऐसे विधायक थे जो अपने विधानमंडल में काफी, जैसे प्रीतम जी थे, वो एक्सीडेंट कुछ हो गया था, काफी लंबा एक्सीडेंट हुआ था कालसी साइड में, जहाँ पे वो बिजी थे, अपने विधानमंडल में बिजी थे। बट इसका मतलब अगर हम उसे नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है सर। कभी कभी देखिए सर, हमारा ये मानना है कि खुशी में आओ ना आओ, लेकिन गम में आना चाहिए सर। तो वही चीज था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि
ठीक है सर। आप पार्टी से हमारे साथ उमा सिसोदिया जी यहाँ पर जुड़ी हैं। उमा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी उमा जी, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे समीकरण को? हालांकि आप लोगों की तरफ से भी कोशिश की गई, प्रत्याशी उतारे गए, ये अलग बात है कि सफलता आपके हाथ नहीं लगी, लेकिन इस समय जिस तरह की उत्तराखंड की सियासत चल रही है और कांग्रेस में जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अब उत्तराखंड में दिखाई देगी? देखिए, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर ना तो उत्तराखंड में दिखाई देगी और ना ही पूरे देश में दिखाई देगी। 137 साल पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, एक स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी आज एक जीता जागता खंडहर में धीरे धीरे तब्दील हो रही है। इनका एक दौर था, आज एक पीक पर एक बार, मतलब देखिए, कोई भी साम्राज्य या कोई भी पार्टी या कोई भी नेता का दौर एक बार पीक पर जाता है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है। वही डिक्लाइन आज कांग्रेस का है। एक जमाने में जब कांग्रेस की पूरे देश में सत्ता हुआ करती थी, एक छत्र राज 60 साल तक आप लोगों का चला, लेकिन आज कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सरकारों पर सिमट चुकी है और एक 10 साल पुरानी पार्टी भी आपके मुकाबले में बराबरी पर आकर खड़ी हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी भी, इसकी भी दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में सरकार है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़े आत्मावलोकन की आवश्यकता है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ झांकने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या है कि जो कांग्रेस लगातार हर राज्य में चुनाव हार रही है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस एक जगह भी अपनी सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनाना तो छोड़िए, कहीं मतलब मजबूती के साथ भी सामने खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। तो ऐसे में कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से अपनी जो प्रमुख विपक्ष की जो भूमिका है उससे भी हटा दी जाएगी, हट जाएगी, धीरे धीरे वहां से भी हट जाएगी और उनको रिप्लेस करने के लिए आम आदमी पार्टी पहुंचेगी। मैं समझती हूँ कि एक इतनी पुरानी और इतनी मतलब गौरवशाली पार्टी का ये जो हर्षराज कांग्रेस में हो रहा है, इससे हमें दुख भी होता है और बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि कांग्रेस हमारी प्रमुख प्रतिद्वंदी है। हम धीरे धीरे कांग्रेस जब से हटेगी, सिनारियों से हटेगी, तो उस जगह को भरने के लिए आम आदमी पार्टी आएगी। मतलब आपका यही उद्देश्य है, कांग्रेस हटे तो आप आए, लेकिन यहाँ कांग्रेस को हटाने के लिए हमारी आवश्यकता क्या? कांग्रेस तो खुद अपने कर्मों से हट रही है। आप ये बताइए, 2022 के जो चुनाव थे, इनके बीच में लठम लठ की मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे भाई, पहले जीत तो जाओ, पहले देख तो लो कि रिजल्ट क्या है, क्या आंसर क्या आ रहा है, 10 मार्च को क्या रिजल्ट आ रहा है, पहले मतपत्र तो खुलने दो ना जी। 4 महीने पहले से झगड़े हो रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मैं घर जाकर बैठूंगा। दूसरा बोलता है हम इसको मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री तो ठीक है, यहाँ पर तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही खींचतान मची हुई थी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को हराने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस आज ठीक है जैसे हो गई है कि सब एक दूसरे की टांग खींचने में। मनोज जी जवाब दे दीजिए। ठीक है संजीव जी, आपके पास आऊंगा सर। मनोज जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ 2014। संजीव जी 1 मिनट रुक जाइए सर। संजीव जी आपके पास भी है। मनोज जी, देखिए, भाजपा को हम मैडम मेरा सवाल संजीव जी से, मनोज कुमार जी से। 1 मिनट मनोज जी से। उमा जी तक कायम नहीं रहेगी। आज कांग्रेस डाउन है, आप बहुत खुश हैं। उमा जी रुक जाइए। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलट के कुछ याद दिला देना चाहता हूँ मैम। 2014 में जब आपकी पहली बार सरकार आई थी और बहुमत पूरा मिल नहीं रहा था आपको, तो हम ही आपके एक लौते सलाहकार थे और एक लौते सहायता करने वाले थे मैम। 2014 को थोड़ा याद कीजिए, आपकी बहुमत नहीं थी और हम ही ने हाथ बढ़ाया था, उंगली दी थी आपको और आप हाथ पकड़ के बैठ गए मैम। आप शायद उसको भूल गए। मुझे याद है इस बार के चुनाव में आप कह रहे थे कि कांग्रेस को आप दूर दूर तक नहीं देखते, हम तो मानते ही नहीं है उनको कुछ। आप भी देख लीजिए, आप 0 में सिमट गए। शून्य एक बड़ा वर्ड होता है शून्य, हम वैल्यू मानते हैं उसको काफी, और हम लोग 11 से 19 पे पहुंचे हैं। तो मैम देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे मैम ने अपनी बातें रखी कि हम 2 स्टेट में आके रुक गए हैं। लेकिन हम आज भी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो एमएलए हैं, 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा जो एमएलए हैं, वो आज भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस आज भी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे खड़ी है। मैं मानता हूं मैम कि आपने मेहनत किया। आप आम आदमी पार्टी ने 10 साल में 2 स्टेट पे एक अच्छी सरकार बनाई है और उसको आप आगे किस तरीके से लेके जाएंगे, वो ये आपका सर मैं थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूं। संजय, हाँ, वर्मा जी मौका मिलेगा। रुक जाइए वर्मा जी, इसके बाद आपके पास। वर्मा जी आप ही के पास आ। वर्मा जी सर सुन तो लीजिए। आप वर्मा जी आप ही के पास आ, आपके ही पास आ रहा हूँ सर। इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए मनोज जी की, फिर मैं आपके मेरा तो यही मानना है समय मिलेगा सर।
ठीक जी, है। मेरा तो मैं तो मैम को यही कहना चाह रहा था, जब हेल्प की जाती है तो थैंक यू बोला जाता है मैम। ये जो आपने इतना लंबा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के लिए और प्रतिपक्ष के लिए कहा, देखिए मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए। कुछ कमियां रहती हैं और उन कमियों को कहीं ना कहीं खंगाला जाता है, रिसर्च किया जाता है और उसी बेसिस के तौर पे हम नए प्रेसिडेंट और नए प्रतिपक्ष को लेके आए हैं। और कहीं मैंने बोला ना कहीं हमारे में युवा भी हैं, अनुभव भी हैं, तो इन चीज को हम यूज करके डेफिनेटली मैम 2027 में एक फिर से कड़ी टक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। चलिए, अब संजीव वर्मा जी आप अपनी बात। राजीव जी, मैंने कहा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देवभूमि का अपमान किया, पूरे चुनाव भर में 4 धाम 4 काम बोलकर इन्होंने एक राजनीतिक शिगुफा छोड़ा था और एक तरह से हमारे देवी देवताओं को भी राजनीति का एक मोहरा बनाने का इन लोगों ने काम किया। मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा श्राप मिला है ये, जो पूरी तरह से आज आप लोग हाशिए पर हैं। आपका दल पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने के कगार पे है। आज आपके 10-12 जो विधायक हैं पार्टी छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। आपने जो गढ़वाल का जबरदस्त उपेक्षा करी, गढ़वाल का जो आपने जबरदस्त अपमान किया, मैं सोचता हूँ इसके लिए आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की प्रभारी रहते हुए प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का पूरी तरह से नाम मात्र समाप्त करने का काम किया, मात्र 403 में से 2 सीटें आप लोगों की उत्तर प्रदेश में रह गई। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी है तो प्रियंका गांधी जी को अपने पद से मैं सोचता हूँ स्वयं ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। और नहीं तो आपके हाई कमान के अंदर भी यदि थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो प्रियंका गांधी जी को भी मैं सोचता हूँ उनके पद से हटाने का काम उन लोगों को करना चाहिए। साथ ही अभी पिछले 1.5-2 हफ्तों के अंदर जिस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के तहत आप कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें राजस्थान से इस चीज की अगुवाई हुई और आपने रामनवमी के जुलूस पर जो पथराव किया, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो आपने पथराव किया, और मैं सोचता हूँ एक सोचे समझे साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो और बहुत गंभीर बात ये है कि कांग्रेस पार्टी सर विषय अभी करौली नहीं है। आप करौली की बात करेंगे तो फिर वो भाजपा शासित राज्यों की बात करेंगे। निंदा का एक शब्द भी नहीं। ठीक है संजीव वर्मा जी, विषय वो नहीं। बहुत गंभीर प्रश्न सर, विषय पर बात कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि तुष्टीकरण की राजनीति ही आप लोगों का एकमात्र उद्देश्य रह गई है क्या? विषय राजस्थान नहीं है सर, विषय करौली की घटना नहीं है। आप कांग्रेस शासित राज्यों की बात करेंगे तो वो भी बीजेपी शासित राज्यों की बात करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? जी सर, विषय वो होता है जो तत्कालिक एक पूरे मैं सोचता हूँ पूरे, ठीक है। आपके उस सवाल का जवाब मैं ले सकता हूं कि यदि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही सीटें ला पाए और प्रदेश अध्यक्ष जितने रहे उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ठीक है सर, सवाल मैं पूछ रहा हूं मनोज जी से। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सिर्फ आप 2 ही सीटें ला पाए, लेकिन इस्तीफा आपने लिया तो बाकी के प्रदेश अध्यक्ष जितने रहे प्रदेशों के वहां से लिया। प्रियंका गांधी को नैतिकता की तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, ये सवाल संजीव वर्मा जी का है। इस पर जवाब दीजिए सर मनोज जी। देखिए सर, जब स्टेट प्रेसिडेंट या लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, लाइक जब हमारे 5 स्टेट के रिजल्ट आए और हम उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाए जिस अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो काफी हद तक मीडिया में भी ये बात चल रही थी कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी, कांग्रेस इस बार कुछ करेगी। लेकिन सर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चमत्कार करती है, कहते हैं ना वो एक नेगेटिव चमत्कार करती है, जो हम लोगों को देखने को मिला है उत्तराखंड के अंदर। और उसके बाद जो आपने प्रियंका
गांधी जी के बारे में बात करिए सर, आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? सर देखिए, अब मैं ठीक है ना मनोज पहली जी, चीज तो मैं आपको ये आपने बता बोल देता लिया हूँ ना कि सर। सर मैं थोड़ा सा इनका जवाब दे देता हूँ। ये कहते हैं तो ये हमारी बात, ये कांग्रेस कर रहे हैं, इनसे पूछिए, एक महीना, लगभग एक महीना इनकी पार्टी को बने हुए हुआ है सर, ये सरकार में आए हैं। सरकार में आने के बाद सर इन्होंने कौन सा, सरकार में आने के बाद आज बताइए यूके ट्रिपल एसी के बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बड़ी है सर, वो एक कहानी है सर, एक आपने गाना भी सुना होगा सर, सखी सैया तो खूब ही कमाल है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो महंगाई तो डायन जैसे आपके मुद्दे जमाने में थी, अब बीजेपी के राज में कहाँ है, अब तो महबूबा हो गई। सर बिल्कुल मैं आता हूँ, आप बताइए सर, जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं खो से गए हैं सर। अगर आज की बात करिए, देखिए सर, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते, बात होती है सर कश्मीर फाइल्स पे, बात हो रही है हिजाब पे, तो कहीं ना कहीं मुद्दों को भटका दिया गया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में सर, जिस तरीके ये से तमाम मुद्दे हैं सर, विपक्ष कमजोर रहेगा कैसे उठाएंगे आप, अभी से नहीं फूट देखिए दिखाई दे सर, रही। जी मैं वही चीज है सर, देखिए, आज मैं आपको कार्यभार ग्रहण किया है, बड़ी चुनौती है यशपाल आर्य के सामने, यही वो तमाम मुद्दे हैं, कैसे उठाएंगे आप जब मजबूत विपक्ष ही नहीं रहेगा वहां पे। तो डेफिनेटली सर, देखिए पहले मैं आपको थोड़े मुद्दों के बारे में बता दूं सर, जब पूछा जाता है बीजेपी से कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं या डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम रेगुलेट नहीं करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है उस बेसिस पे करते हैं। एक बात बताइए सर, 137 दिन पेट्रोल और प्राइस के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनी, कहीं ना कहीं पेट्रोल के जो लोग थे उन्हें एक तो मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था, 19,000 करोड़ का घाटा हुआ, जिसके बेसिस पे ये 17-18 दिनों में 14 से 15 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा चुके हैं, और कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, डी रेगुलेशन है और रेगुलेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। जब बात की जाती है सर बेरोजगार की और महंगाई की, तो ये कांग्रेस पे थोप देते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। समाज यहाँ पे आके अटक जाता है सर, और इनके मेन मुद्दे रहते हैं घर, मैंने बार बार कहता हूँ, पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन पे ही हमेशा खेलने का काम करते हैं। बट सर देखिए, कांग्रेस सरकार हमेशा ऐसी सरकार नहीं है, वो हमेशा से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर वो ईसाई हो, हमेशा उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाता है, और यही हमारी कांग्रेस की एक विचारधारा है सर। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो सर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर अपनी बात रखें, मैं भी थोड़ा सर को याद दिला देना चाहता हूं, एक महीना आपकी बनी हुई सरकार लगभग हो गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कमेटी कहां तक पहुंची, निधि उनियाल का जो केस हुआ, मैं मानता हूं आपने अच्छा काम किया, उनका ट्रांसफर लोग के, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया सर। यूके ट्रिपल एसी के बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा, उस पर कितना काम किया गया है, उपनल कर्मचारी जो हमारे, ठीक है मनोज जी, अंतिम प्रतिक्रिया उमा सिसोदिया जी आपसे, उसके बाद समय खत्म होता है, चलिए जल्दी से। देखिए, सबसे ज्यादा हास्यास्पद और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो मुझे लगा कांग्रेस के अभी जो इन्होंने संगठन में फेरबदल किया, यशपाल आर्य जी की नियुक्ति। एक व्यक्ति जो अपनी पार्टी को मझधार में छोड़कर 5 साल किसी दूसरी पार्टी में रहकर आता है, उसके बाद कांग्रेस उनको इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा देती है। मैं समझती हूँ कि वो लोग जो पिछले 20-30 सालों से पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनके अंतर्मन पर इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। आज अगर प्रीतम सिंह जी नाराज हैं तो उनकी नाराजगी मुझे बिल्कुल जायज लगती है। वो कभी पार्टी को छोड़कर नहीं गए, उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया। हाँ, उन पर गुटबाजी के आरोप लगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्य जी की नियुक्ति, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और जो कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनके मनोबल पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। कांग्रेस को अपने इन सारे जो तुगलकी फैसले इनके आला कमान ने किए हैं, और मैं बिल्कुल अपने बड़े भाई संजीव वर्मा जी की बात से सहमत हूँ। जब आप प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग सकते हैं तो आपने प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का इस्तीफा आपने क्यों नहीं माना? आप चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं राजकुमार और राजकुमारी, उनको ये नहीं मालूम कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा, अगर आज कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से अपने आप को बाहर लेकर नहीं आती, खैर हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, ना बाहर लेकर आए, आम आदमी पार्टी के लिए तो हम चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार बना रहे और कांग्रेस इसी तरह खत्म होती रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक देश की पुरानी पार्टी के लिए, अगर मैं एक सिंपल देश की नागरिक होने के नाते, ठीक है सर, देश की पुरानी पार्टी के लिए आपकी चिंता भी, समय आत्मावलोकन की आवश्यकता। ठीक है, वाजिब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंदरूनी कलह जो है वो निकल कर सामने आ रही है। आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य जी ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन सबसे अहम बात यह हो जाती है कि पार्टी के 9 विधायक नाराज दिखाई दिए और इस कार्यक्रम से नदारद दिखाई दिए। तो यही वजह है कि एक बार फिर दूसरे सियासी दलों को कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधने का मौका यहाँ पर मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज़। हमारी नजर
VIP न्यूज, हम बनेंगे आपकी आवाज।